नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे और काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है। दादर नागर हवेली, हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट और खंडवा मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट, इन तीनों ही लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। और अब थोड़ी देर बाद जो रुझान है वो भी आगे आएंगे। बिहार के तारापुर से जेडीयू आगे, क्योंकि 29 विधानसभा की सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं, तो हम आपको सिलसिलेवार सीट वाइज बता रहे हैं हाल। बंगाल की चारों ही सीटों पर इस वक्त टीएमसी आगे है। 3 लोकसभा तो 29 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती हो रही है, मतगणना हो रही है। बिहार के तारापुर से इस वक्त जेडीयू आगे चल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी आगे है 2 सीटों पर, वहां पर भी जबरदस्त लड़ाई है। तो वहीं बंगाल में इस वक्त टीएमसी चारों ही सीटों पर आगे चल रही है। लोकसभा की 3 और 29 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जनता ने उपचुनाव में, और आज वोटों की गिनती हो रही है। तो खंडवा लोकसभा सीट, यहां पर भी जबरदस्त टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। और मध्य प्रदेश अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की तो मंडी लोकसभा सीट, यहां पर भी आज काउंटिंग हो रही है। यहां पर उपचुनाव में 29 किस राज्य की कितनी सीटें हैं, किस राज्य में कितनी विधानसभा सीटें, जहां पर ये काउंटिंग आज चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो 3 लोकसभा की सीट जिन पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए और आज मतगणना चल रही। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। 10 बजे तक जो शुरुआती रुझान है, कुछ जगहों पर बीजेपी आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अभी एक तरफा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पटना से ब्रिजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, इस वक्त की स्थिति बताइए, 10 बजे तक रुझान किसकी तरफ, कौन सी सीट पर कौन से प्रत्याशी आगे? देखिए, जो कुशेश्वर स्थान है दरभंगा जिले का, वहां पे आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं गणेश भारती, वो लगभग 500 वोट से आगे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं अमन भूषण हजारी जो जेडीयू के, उनसे। और जो तारापुर की अगर बात करें तो राजीव सिंह जो जेडीयू के हैं, वो अरुण शाह आरजेडी से पहले राउंड में लगभग 600 वोट से आगे हैं। तो नेक टू नेक मुकाबला है राजीव यहाँ पे। और आपको समझना होगा कि काफी तैयारियां इसमें, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है वो जेडीयू के कोटे की सीटें हैं और उनके इससे पहले उन्हीं के विधायक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद ये सीटें खाली हुई, इसके बाद ये उपचुनाव हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है राजीव, वो अपने आप में दिलचस्प है। आप समझ सकते हैं कि पार्टी ने इसको इतनी गंभीरता से लिया है कि तेजस्वी यादव जो नेता हैं विधानसभा में विपक्ष के, वो कुशेश्वर स्थान में उन्होंने कैंप किया हुआ है। और जो तारापुर है मुंगेर जिले का, वहां पे जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कैंप किया हुआ है। और ये कैंप इसलिए है राजीव कि वहां पे कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बार बार ये आरोप पार्टी लगा रही थी शुरू से ही आरजेडी कि वहां पे जो प्रशासनिक अमला है या फिर जो भी वहां पे चुनाव से जुड़े हुए लोग हैं, वो धांधली कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको गंभीरता से पार्टी ने लिया है कि जो 2 बड़े नेता हैं वो काउंटिंग स्टेशन पे मौजूद हैं। और जब चुनाव प्रचार की बात थी, 2 सीटों की बात तो बहुत आप मामूली मान सकते हैं राजीव, लेकिन 2 सीटों को पार्टी ने इस तरीके से लिया कि खराब तबीयत के बावजूद लालू यादव को 6 साल के बाद रैली में चुनाव प्रचार में उतारा गया, उनको पटना लाया गया, चुनाव प्रचार में उतारा गया। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। लेकिन अभी नेक टू नेक मुकाबला है। अभी जो है एक सीट पर आरजेडी और एक सीट पर जेडीयू अपने। और ये जो रुझान, शुरुआती रुझान है, ये तब्दील कब तक हो सकते हैं, कितना वक्त लगता है? हालांकि 2 ही सीट हैं और काउंटिंग में इतना ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, तो ये परिणामों में कब तक तब्दील हो जाएंगे? और साख का सवाल क्यों बनाया गया, ये भी बताएं। देखिए राजीव, अगर परिणाम की बात करें तो कुशेश्वर स्थान में तेजी से मतगणना हो रही है। 3 राउंड वहां पे पूरी हो चुकी है। और तारापुर में थोड़ी सी धीमी मतगणना है, वहां पहले राउंड, अब दूसरे राउंड में शुरुआत हो चुकी है। आप समझ सकते हैं कि ये दोपहर के बाद अगर कहें कि 12 और 1 बजे के बीच ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे है।
आप लेकिन इसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न आप समझ सकते हैं राजीव यहाँ पे कि जब 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, आप इस तरीके से नेक टू नेक लड़ाई थी जेडीयू में और एनडीए में, माफ कीजिएगा महागठबंधन में और एनडीए में, ये एकदम लग रहा था कि अब आरजेडी की सरकार बनने वाली है, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है। लेकिन बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। लेकिन तब से अभी तक बार बार ये आरजेडी जो है वो आरोप लगाती है कि ये सरकार जो है वो मैनेज की हुई सरकार है, धांधली की गई है। और ऐसे लगभग 7 से 8 सीटें जो थी उसमें जो है जीत का अंतर 1000 से भी कम था। तो आरजेडी शुरू से ही आरोप लगा रही है कि ये जो मैनेज किया गया है और उस वजह से सरकार यहाँ पर एनडीए की बनी। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि उसी आरोप के मद्देनजर ये 2 विधानसभा का उपचुनाव है। लेकिन गंभीरता इस तरीके से है कि तेजस्वी यादव खुद कैंप उन्होंने दरभंगा में किया हुआ है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उन्होंने कैंप किया हुआ है तारापुर मुंगेर में। तो जो आरोप लगा रहा है, और निश्चित रूप से अगर नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो आप समझ सकते हैं ये खुलेआम आरोप लगाया जाएगा। और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि ये 2 सीटों का जो उपचुनाव है परिणाम अगर आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो जो आने वाले दिन में यहाँ सरकार बदल भी सकती है और बहुत सारे ऐसे जेडीयू के लोग हैं जो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। तो एक खलबली तो अगर सरकार के खिलाफ ये अगर नतीजे आते हैं तो निश्चित रूप से एक की जाएगी। जो लालू फैक्टर है, लालू प्रसाद यादव बीमार हुए, बीमार होने के बाद बिहार लौटे और उसके बाद मंच तक जा पहुंचे, प्रचार तक जा पहुंचे, ये फैक्टर कितना काम आ सकता है? देखिए काफी फैक्टर है, क्योंकि एक अगर मास लीडर की बिहार में बात की जाए तो लालू यादव मास लीडर हैं। अलग बात है कि भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा है और अभी वो बेल पे ही बाहर हैं, लेकिन उनकी तबीयत भी काफी खराब है। उसके अलावा जो पारिवारिक उठापटक है उससे भी नुकसान हुआ है। लेकिन लालू यादव जो है खुद में एक मैग्नेटिक पावर है, अगर वो जहां खड़ा होते हैं वहां पे जनता अपने आप खींची चली आती है। ये उनमें एक मैग्नेटिक पावर मान के चला जाता है और यही वजह है कि लालू यादव को यहाँ पे उतारा गया, क्योंकि बात 2 सीटों की ही है राजीव, लेकिन 2 सीटें आरजेडी ने खासकर प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। प्रतिष्ठा का प्रश्न आप इस अंदाज से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस 1 सीट चाहती थी कुशेश्वर स्थान में, लेकिन पार्टी ने उनको नहीं दिया। यहाँ तक कि इस महागठबंधन की जो बात की है इस उपचुनाव में वो भी धाराशाही हो गया, वो भी नहीं रहा। तो पार्टी ने इसको काफी ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है। और समझ सकते हैं कि जब चुनाव हो रहे थे उसमें बड़े बड़े नेता नहीं आए, लेकिन लालू यादव को खराब तबीयत की वजह से भी उनको लाके और चुनाव प्रचार में लगाया गया। और जिस तरीके से एग्रेसिव मोड आरजेडी ने अपनाया हुआ इस 2 विधानसभा उपचुनाव को लेकर, वो तो 2020 में जो विधानसभा चुनाव था उतना नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजों को लेकर, क्योंकि पार्टी का ऐसा मानना है कि ये नतीजे अगर उसके पक्ष में आते हैं, आरजेडी का मानना है कि उसके पक्ष में आते हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में जो एक नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है या फिर उनकी पार्टी के जो नेता हैं, जो पार्टी के अंदर विरोध है, क्योंकि विरोध भी है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको बनाया गया है वो अलग जाति के हैं, आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। तो एक मान के ये चला जा रहा है कि अगर ये उपचुनाव में आरजेडी जीतती है तो निश्चित रूप से बिहार में कुछ राजनीतिक उठापटक संभव है। ठीक है ब्रजेश, आप नजर बनाए रखें। दिलचस्प आप बता रहे हैं 1 सीट पर आरजेडी आगे है तो 1 सीट पर इस वक्त जेडीयू आगे है। इस वक्त संजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। संजीव, अभी तक की मतगणना के हिसाब से अभी की मौजूदा स्थिति आप बताइए। संजय, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंची। दोबारा हम अपने संवाददाता संजय का रुख करेंगे और बिहार की अभी की स्थिति की समझेंगे कि अभी की मतगणना के हिसाब से रुझान किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र मध्य प्रदेश से ही हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र, अभी की स्थिति आप बताइए कि अभी की मतगणना के हिसाब से कौन से प्रत्याशी आगे?
लगता है उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रहे, उनका भी रुख करेंगे। तो 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। भले ही कुछ राज्यों में 1 या 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसका बहुत ज्यादा सरकार बनने या बिगड़ने में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन साख का सवाल बनाया गया है। बिहार के तारापुर में आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करने के लिए पहुंचे। कुशेश्वर स्थान से आरजेडी इस वक्त आगे चल रही है, 1 पर जेडीयू इस वक्त आगे है। बंगाल में तो टीएमसी 4 ही सीटों पर आगे है। असम में 5 सीटें हैं। मध्य प्रदेश से संजय हमारे साथ हैं। संजय, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो अभी मतगणना में कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है और इसमें कौन सी पार्टी, कौन सा प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहा है? अभी हम सतना की बात करते हैं। सतना की रैगांव विधानसभा का जो चुनाव था, इसमें 3 राउंड की मतगणना होती है। तीनों राउंड में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो आगे। हालांकि ये बात जरूर है कि पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में लगातार उनकी जो जीत का जो बढ़त का जो अंतर था वो लगातार कम होते गया है। अभी तीसरे राउंड की जो गणना हुई है उसमें उनका जो बढ़त का अंतर है वो मात्र 19 वोटों तक सिमट के रह गया है। अभी लगातार अभी 23 राउंड की मतगणना होनी है। अभी 3 राउंड हुए हैं। अभी कुछ भी ऐसा जो रुझान है किसी भी पार्टी पक्ष से विशेष नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रही है। यानी कि आप बता रहे कंपटीशन टफ है। जो सामने प्रतिद्वंदी है कौन ज्यादा टक्कर दे रहा है? क्या कांग्रेस ही यहाँ पर टक्कर में है? केवल जो यहाँ पर रैगांव विधानसभा में है, दोनों प्रत्याशी जो कांग्रेस और भाजपा है इनके बीच में कांटे की टक्कर है। तीसरा ऐसा कोई प्रत्याशी है भी नहीं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किए थे। उसके अलावा सभी लोग 16 कुल प्रत्याशी थे, जिसमें 2 लोग में टक्कर है, बाकी सब निर्दलीय प्रत्याशी थे। 14 लोग निर्दलीय प्रत्याशी थे। कांग्रेस के जो कल्पना वर्मा है और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिमा बागरी है, इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। लेकिन अभी 3 राउंड में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है प्रतिमा बागरी वो आगे चल रही है। ठीक है संजय, लौट रहा हूं आपके पास। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, अभी की स्थिति आप बताइए। देखिए, अगर मैं पृथ्वीपुर विधानसभा सीट की बात करूं तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है दोनों ही प्रत्याशी को। अभी 2 राउंड की गिनती जो है वो पूरी हो गई है और लगभग 800 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। पहले राउंड में जिस तरीके से 430 वोट जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई थी, दूसरे राउंड में आते आते ये जो लीड है वो 800 के लगभग पहुंच गई। कुल 22 राउंड यहाँ होने हैं। अभी केवल 2 राउंड की काउंटिंग हुई है और ये रुझान है, ये नतीजे में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआती रुझान है और आने वाले समय में ये जो नतीजे हैं वो दोनों ही दल अपने अपने पक्ष में होने की बात कर रहे हैं। तो लगातार जो है काउंटिंग शुरू हो गई, चाहे बैलेट पेपर की बात करूं और अब ईवीएम जब खुलना शुरू हुए तो बीजेपी 4 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए। हालांकि मार्जिन अभी बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे जैसे आगे काउंटिंग होगी वैसे वैसे स्थितियां साफ हो जाएंगी। लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बूस्टअप करने के लिए है और वो कहीं ना कहीं जश्न का माहौल बीजेपी में शुरू हो चुका है कि शुरुआती रुझान है। बीजेपी का ऐसा मानना है कि अब हर राउंड में बीजेपी आगे जाती रहेगी और अंतिम परिणाम जब आएंगे, चाहे वह लोकसभा खंडवा की बात करूं या फिर तीनों विधानसभाओं की बात करूं, तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में होंगे। इस तरह का बीजेपी के जो नेता हैं उनका लगातार ये कहना है। ये दावा बीजेपी कर रही है कि वो वहां पर जो है आराम से जीत जाएंगे। सत्येंद्र भी पृथ्वीपुर से हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र, पृथ्वीपुर में इस वक्त कितने राउंड की काउंटिंग हुई है? राजीव जी, आपको बता दूं कि पृथ्वीपुर विधानसभा की काउंटिंग का कार्य सुबह 8:30 बजे से लगातार जारी है, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी 430 वोट से आगे थी। दूसरे राउंड का परिणाम भी आ गया है, जिसमें करीब 661 वोटों से बीजेपी आगे है। जी, 661 वोटों से आप बता रहे हैं कि आगे है। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कितने राउंड की काउंटिंग हो गई है और अभी की स्थिति, कौन से प्रत्याशी आगे, कौन सी पार्टी आगे? नहीं, देखिए, प्रत्याशी तो आपके हमारे जो लोकल रिपोर्टर्स हैं अलग अलग राज्यों के सब बता ही रहे हैं, लेकिन दिलचस्प ये है कि इस दौर में जिस दौर में महंगाई की बात की जा रही है, जिस दौर में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, वहां बीजेपी अगर लीड लेकर चल रही है, 29 विधानसभा सीटों में 1 का तो नतीजा आ चुका है, तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले एक बीजेपी को फिलर मिलेगा और विपक्ष अपोजिशन को लगेगा कि क्या और मुद्दा ढूंढा जाए, क्योंकि अगर महंगाई के इस दौर में जहां पेट्रोल की कीमतें 110 के आसपास है, जहां सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, जहां तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जहां दाल के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज महंगाई से लोग त्रस्त है, वैसी स्थिति में बीजेपी के साथ ही अगर लोग जा रहे हैं राज्यों के चुनाव में और उपचुनाव में, तो ये बड़ी बात है और बीजेपी के लिए अच्छा संकेत माना जाएगा। और अभी कई राउंड के, देखिए, राउंड का मामला होता है कि अगर बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो लंबा बहुत सारे राउंड चलते हैं, 18-20 राउंड तक काउंटिंग होती है, और नहीं तो अगर मार्जिन ज्यादा होता है किसी कैंडिडेट का तो फिर बहुत ज्यादा राउंड की जरूरत नहीं पड़ती, केवल 10-12 राउंड में भी रिजल्ट आ जाते हैं। तो मान के चलिए कि 12 से 1 बजे तक सारे नतीजे लगभग फाइनल हो जाएंगे।
कुछ सीटों के जिसमें बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, वैसी स्थिति में आपको लंबा लग सकता है, 5-6 बजे तक का रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा दिलचस्प देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिहार में पिछली बार 2015 से पहले जो उपचुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन था उसने बीजेपी को मात दी थी, और उसके बाद एक संकेत मिला था, और फिर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। तो कहीं ना कहीं बिहार का एक ट्रेंड देखने लायक होगा। उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव है वहां उपचुनाव के रिजल्ट देखने को दिलचस्प होगा। और इसके अलावा जो जहां जहां राज्यों में देखिए बिल्कुल उपचुनाव के नतीजों पर सभी की नजर होगी। आप रवि हमारे साथ बने रहे, सत्येंद्र, शैलेंद्र, ब्रजेश, संजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारी नजर लगातार बने हुई है रिजल्ट्स पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.